हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं तनुश्री जो कि सीबीएसई बोर्ड टॉपर हैं। इनसे हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी रही उनकी प्रिपरेशन के दौरान, जिसकी वजह से इतना अच्छा स्कोर इन्होंने एक्वायर किया। इस वीडियो में हम लोग जान रहे होंगे उनकी सक्सेस मंत्रा के बारे में, जो आपको भी हेल्प कर सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन तनुश्री, इतना अच्छा स्कोर आपका रहा। अपने ऑडियंस को आप बताइए कि क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी एंड गिविंग मी योर बेस्ट विशेस। मेरा नाम तनुश्री है, मैं रांची झारखंड से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग भी रांची झारखंड से ही की है। मैं डीपीएस रांची, दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची से पढ़ी हुई हूँ और मैंने वहीं से ही अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं। ओके, डीपीएस रांची से तनुश्री पास आउट है। डीपीएस रांची एक काफ़ी अच्छा सीबीएसई स्कूल माना जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास 10th क्लास में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। डीपीएस रांची में हम लोगों ने जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे उनमें से थे मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, जनरल साइंस, इंग्लिश जो कि एक कंपलसरी पेपर था, और आईटी जो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ कंप्यूटर साइंस आप कह सकते हैं। और मैंने हिंदी अपेरेंटली 8th तक ही पढ़ी है, तो 10th में मेरा संस्कृत था। ओके, 10th तक ये था आपका, इतना अच्छा स्कोर आपका रहा। तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में इतनी अच्छी थी या फिर एक एवरेज स्टूडेंट थी, या 10th में आकर लगा कि अब तो पढ़ना है, अच्छा स्कोर लाना है। क्या आपके साथ सीन था? मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगी कि मैं 8th क्लास तक बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट थी। अगर मैं आपको हकीकत की बात बताऊँ तो क्लास 7th 8th तक मुझे मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स में से मात्र 55 मार्क्स आते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी वीक स्टूडेंट रही होंगी। 8th के बाद मेरे पेरेंट्स को लगने लगा कि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि बोर्ड एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ट्यूशन्स में इनरोल कराया। फिर मुझे भी अंदर से थोड़ी कॉन्शियसनेस आई कि आई शुड स्टडी हार्ड, आई शुड डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो फिर मैंने कंसंट्रेट करना शुरू किया, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला एंड फिर वही 10th में मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए। तनुश्री इस बात का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो। आप 8th 9th के बाद भी अपनी स्टडीज़ पे अगर फोकस करते हैं आपका काफ़ी अच्छा बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट रह सकता है। इस बात का तनुश्री बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किस तरह से ओवरकम किया आपने अपनी इन सब्जेक्ट्स के प्रति वीकनेस को? किस तरह से, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स आपने उठाए? क्या ट्यूशन टीचर का ज़्यादा रोल रहा, पेरेंट्स का, या आपने खुद ने फोकस किया ज़्यादा अपने सब्जेक्ट्स पर? अगर मैं बात करूं कि हर एक इंसान के कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या थे या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे, तो मैथमेटिक्स मेरी आत्मा तुझे हरदम सताएगी। काफ़ी अच्छा डायलॉग है तो। वो हमेशा से ही मेरा एक वीक सब्जेक्ट रहा है। और सोशल साइंस मैं कह सकती हूँ कि सोशल साइंस ने हमेशा मुझे बचाया है काइंड ऑफ। तो सोशल साइंस एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा एंड मैथमेटिक्स हमेशा से ही थोड़ा वीक पॉइंट रहा था। तो उसके लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे ट्यूशन्स में एनरोल कराया। मैं एक एक्स्ट्रा ट्यूशन सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए करती थी और एक और ट्यूशन्स थे जो मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी लेती थी, और साथ में उसमें भी कभी कभी एडिशनली मैथ्स पढ़ती थी। तो ऐसे भी कहा गया है दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड मैथमेटिक्स आपसे प्रैक्टिस डिमांड करती है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ओवरकम कर पाएंगे। तो यही थी जो मैंने ट्रिक्स अपनाई वीकनेस ओवरकम करने के लिए, और डेफिनेटली टीचर्स और पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा था। ओके, आपका शेड्यूल किस तरह से रहता था? स्कूल जाना, फिर ट्यूशन्स जाना, कितना पैक्ड सा हैक्टिक शेड्यूल हो गया। सेल्फ स्टडी को कितना टाइम दिया आपने फिर? जहाँ तक बात होती है शेड्यूल की, तो हमारे जो स्कूल है डीपीएस रांची, उसका क्लासेस टाइमिंग्स हैं 8 to 2 या 3 तक आप मान सकते हैं। नॉर्मल स्कूल की, हाँ, एक नॉर्मल स्कूल की टाइमिंग्स। तो और फिर मेरे 2 ट्यूशन्स होते थे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि घंटे मैटर नहीं करते। जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये नहीं मैटर करता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो और उसको कितनी डेडिकेशन, कितनी लगन के साथ पढ़ रहे हो, कितनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। तो कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है। तो रही बात सेल्फ स्टडी की, ये मंत्रा एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है कि लास्ट मोमेंट पे रश करते हैं। जैसे कहा गया है कि एग्ज़ाम्स के आखिरी मोमेंट पे पढ़ो या 1 महीना पहले पढ़ो। 1 महीना पहले रफ्तार पकड़ो, पर पढ़ना तुम शुरुआत से शुरू करो। स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ो,
पर इफ़ेक्टिव पढ़ो। ऐसे लास्ट के लिए बहुत ज़्यादा पोर्शन बचा लेना, रिविज़न आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और मेरे हिसाब से रिविज़न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू गेन सक्सेस या टू स्कोर वेल इन एग्ज़ाम्स। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, बर्डन कम रखो, एन्जॉयमेंट के साथ पढ़ो, एंड देन यू विल डेफिनेटली गेन सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी। सो तनुश्री का कहना है कि स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर दी थी, जाकि इसके बजाय कि लास्ट मोमेंट पर अपना सिलेबस सारा कंप्लीट करने के बजाय। सो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपकी क्या प्रिपरेशन रही, जैसे कि अब बात करें मैथमेटिक्स की, सो कितनी बार रिवीजन रहा, सोशल साइंस की बात करें सो कितनी बार रिवीजन रहा, किस तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, इसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस से बताइए। जी श्योर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपके वीक एरियाज़ होते हैं उस पर डेफिनेटली आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। और सीबीएसई की जो बात हुई, एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी पे फोकस करना, सैम्पल पेपर सॉल्व करना, साथ में टाइम मैनेजमेंट करना, खास करके आपके वीक पेपर के लिए जो मैथमेटिक्स रहा है मेरा। तो प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्रिपरेशन रखना और टाइम मैनेजमेंट करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने वही करा कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी, 3 से 4 बार या आप यूँ कह सकते हैं 5 बार एनसीईआरटी को सॉल्व करा, साथ में आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा जैसी किताबों को भी रेफ़र करा, जो कि थोड़े एडवांस्ड किताबें हैं, ताकि हाई लेवल या हॉट्स क्वेश्चन जो आते हैं उनको भी सॉल्व कर सकूं। और टाइम दिया थोड़े पेपर्स पे ज़्यादा, सारे पेपर्स पे इक्वली टाइम दिया, बट मैथमेटिक्स को थोड़ा प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा। सोशल साइंसेस जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, वो मेरे लिए हमेशा रेस्क्यू का काम करता रहा है। जब भी मुझे लगता था कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ या आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि यू हैव अ बैड डे, यू हैव अ गुड डे इन लाइफ। तो गुड डे के दिन, ऐसे तो मैथ्स में रोज़ प्रैक्टिस किया करती थी, बट किसी दिन होता था कि आज नहीं मन कर रहा, तो उस दिन सोशल साइंस मेरे लिए रेस्क्यू का काम करता था। ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। तो सोशल साइंसेस हमेशा से एक रेस्क्यू का काम किया है, बट प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करना हैज़ बिन द मोस्ट इफेक्टिव थिंग व्हेन इट कम्स टू गेनिंग विक्ट्री इन गिविंग एग्जाम्स और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये था तनुश्री का मंत्रा। सो कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं पूरे साल पढ़ाई करते रहते हैं, जब भी 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, बट फिर भी स्कोर की बात करें तो इतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है। सो पेपर के जो नंबर है, जो आपके रिजल्ट आने का जो मेथड है, उस पर ये कहा जाता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो प्रेजेंटेशन किस तरह से करना चाहिए अपने एग्जाम्स में? क्या हैंड राइटिंग मैटर करती है या फिर फ्लो चार्ट्स वगैरह किस तरह से यूज़ करना चाहिए? जी, मैं पहली बात तो ये कहूँगी कि हैंड राइटिंग डज़ मैटर, बट इट इज़ नॉट द ओनली सोल थिंग दैट मैटर्स। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर बहुत बुरी भी नहीं थी। आपको अपना हैंड राइटिंग लेजिबल रखना है, पेपर को प्रेजेंटेबल दिखाना है। अब आप इतनी ख़राब हैंड राइटिंग रखोगे कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपका पेपर पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो आपको इवैल्यूएट कैसे करेगा? सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप लेजिबल हैंड राइटिंग रखो। और मुझे जो अपने टीचर्स, अपने मेंटोर्स, अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स से जो टिप्स मिली है, इफ़ेक्टिव टिप्स मिली है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ उन 5 टिप्स को। पहली, कि आप अपने पेपर को शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखिए, टू द पॉइंट आंसर्स लिखिए, ज़्यादा घुमाने का ज़रूरत नहीं है आंसर्स को। आप टू द पॉइंट, प्रिसाइज, शॉर्ट, जितना पूछा गया है उतना जवाब दीजिए। वर्ड लिमिट पे आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए, पॉइंटर्स यूज़ कीजिए, बुलेट पॉइंट्स यूज़ कीजिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए पेपर में, इमेजेस, डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स, टेबल्स, बार डायग्राम्स, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि इमेज से आपका पेपर, ओवरऑल पेपर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और आप क्या कहना चाह रहे हैं वो और ज़्यादा क्लियर मैनर में पता चल पाता है। और 5वीं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, कि आंसर्स में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उन कीवर्ड्स को आपके बाकी के आंसर से थोड़ा हाईलाइटेड दिखाने के लिए आप उसको पेंसिल से या पेन से नॉर्मली आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि आपका आंसर और ज़्यादा इफेक्टिव लगे और आपके कीवर्ड्स एकदम उभर के आएँ। सो ये थी कुछ आंसर राइटिंग की टिप्स। सो अब बात करते हैं कि कितनी बार रिवीजन किया उन्होंने एक सब्जेक्ट का, कितने आवर्स आप सेल्फ स्टडी को दिया करती थी अपने डेली रूटीन में? सेल्फ स्टडी की बात जहाँ तक आई है, तो रेगुलर स्टडी में मैंने सेल्फ स्टडी को कम से कम 2-2.5 घंटे डेली दिए। एग्ज़ाम्स के टाइम पे ये समय मैंने और बढ़ा दिया। एग्ज़ाम्स के टाइम पे कभी ऐसे दिन भी होते थे जिस दिन मैंने 6-7 घंटे भी पढ़े, और किसी दिन ऐसा भी होता था जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं 2-3 घंटे भी पढ़ती थी, 3-4 घंटे भी पढ़ती थी। तो ऐसा कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं था।
ऐसे कोई फिक्स प्लानिंग या फिक्स प्लॉटिंग ऐसे नहीं करी थी मैंने। तो जब हम बात करते हैं रिवीजन की, तो रिवीजन की बात जहाँ तक करूँ तो डीपीएस रांची में हमारे प्री बोर्ड्स हुआ करते थे, 2 प्री बोर्ड्स होते थे, प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2, और मैंने हर प्री बोर्ड के पहले 1-2 बार रिवीजन करना जायज़ समझा। तो उस समय मैंने 1-2 बार प्री बोर्ड के पहले रिवीजन करा। फिर फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले मैंने 3 से 4 बार रिवीजन करा, क्योंकि रिवीजन करने से आप अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप रिटेन कर सकते हैं। एंड इफ़ेक्टिवली पढ़ने का तरीका, जैसे आप बोल रहे थे कि 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं फिर भी रिटेंशन पावर नहीं आती है, तो मेन मुद्दा क्या होता है कि आपको अपने टारगेट्स छोटे रखने चाहिए। छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट कीजिए, चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज जो भी है, आप छोटे छोटे टारगेट्स रखिए और सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि क्या आपको सच में वो चैप्टर इफेक्टिवली याद हो पाया है, क्या आप सच में उसको समझ के रिटेन कर पाए हैं, क्या अगर उस चैप्टर से आपके सवाल पूछे जाएंगे तो आप उसके सही से जवाब दे पाएंगे। तो सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ द बेस्ट इवैल्यूएशन। आप सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए, फिर आप अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिए। अगर आप अपना टारगेट अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। जैसे आप कभी कभार कोई मूवी देख लीजिए, कहीं घूमने चले गए या थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लिया, तो इससे एंटरटेनमेंट के साथ साथ पढ़ाई करने से एक माइंड का बैलेंस बना रहता है और मेंटल स्ट्रेन या मेंटल हेल्थ पे जो असर पड़ता है, जैसे अभी यूजुअली बहुत सारा ये रेट्स बढ़ गए हैं मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन या कुछ वगैरह के, तो उससे आपका मेंटल बैलेंस, मेंटल स्टेट भी हेल्दी बना रहता है। तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ पढ़ाई करना। सो सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ द बेस्ट इवैल्यूएशन। ये बात तनुश्री ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि खुद को इवैल्यूएट करते हुए चलना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। सो अब बात करते हैं, 10th में इतना अच्छे आपके मार्क्स आए तो पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि अच्छे मार्क्स आ गए तो इंजीनियर या डॉक्टर। जैसा कि आपने कहा कि 10th में अच्छे मार्क्स आए नहीं, कि लोग एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, जो कि जायज़ सी बात है कि बच्चा साइंस ले, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एलिटिस्ट प्रोफेशन माने जाते हैं। पर मैं ये कहूँगी कि जहाँ तक ह्यूमैनिटीज़ एज ए बैकग्राउंड की बात करूँ तो इसका क्रेज़ लोगों में कम इसलिए है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि इसमें क्या क्या डायरेक्शंस ओपन हैं या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपको, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो सकती हैं ह्यूमैनिटीज़ को एज ए स्ट्रीम लेके परस्यू करके 11th-12th में पढ़ने से। तो 11th-12th में अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेके पढ़ते तो आपके पास बहुत सारी वाइड रेंजिंग ऑप्शंस होते हैं। आप जर्नलिज्म में भी एंटर कर सकते हो, आप इवेंट मैनेजमेंट में भी कर सकते हो, आप हॉस्पिटैलिटी में एंटर कर सकते हो, आप सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में भी आप अपीयर कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यही है कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड इसलिए क्रेज़ नहीं है बिकॉज़ बहुत लोगों को इसका आइडिया नहीं है और इसी प्रेशर में पेरेंट्स आके कभी कभी सोचते हैं कि कहीं उनका बच्चा गलत डिसीजन ना ले ले और कहीं करियर के साथ कुछ ऐसा गोल के साथ कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस खड़े ना हो जाए। सो इट मीन्स आपको अपने इंटरेस्ट को पहचानना है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, उस हिसाब से करियर का डिसीज़न लेना है। सो इस बात पर ज़रूर फोकस करना है कि आपका जो डिसीज़न हो वही लास्ट डिसीज़न हो। सो किस तरह से आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया जब आपने डिसाइड किया कि आपको ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना है? अगर मैं बात करूँ अपने पेरेंट्स की तो मेरी मम्मी ने हमेशा से ही मुझे सपोर्ट कराया है। चाहे मैं कोई भी डिसीज़न लूँ, किसी तरह का भी डिसीज़न लूँ, मेरी मम्मी का सपोर्ट हमेशा ही मेरे साथ रहा है। मेरे पापा ने भी मुझे हर स्टेज पे सपोर्ट करा है, बट पापा का मेन कंसिडरेशन क्या है कि कहीं मैं अपने लिए कुछ गलत ना कर दूं, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ कंसर्न, जो कि पेरेंट्स के लिए जायज़ बात है। वो आउट ऑफ कंसर्न कभी कभी एक बार दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं मैं बचपने में या गलत डिसीजन ना ले दूं कोई। तो ऐसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे इस डिसीजन के लिए सपोर्ट करा है। मेरे काफ़ी रिलेटिव्स, मेरी नानी, मेरे मामा और भी काफ़ी रिलेटिव्स की बात करूँ तो, मेरे फ्रेंड्स की बात करूँ, मेरे टीचर्स की बात करूँ तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है इस डिसीजन में। मेरे काउंसलर सर, उनकी बात करूँ तो उन्होंने भी सपोर्ट करा है मुझे इस डिसीजन में। बट कन्विंस करने की जहाँ तक बात आती है, इसको कन्विंस करने का बेस्ट तरीका है कि आप उनको बताएं कि आपको इस सब्जेक्ट में क्यों इंटरेस्ट है और आप इस सब्जेक्ट को क्यों परस्यू करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है और आप अगर इस सब्जेक्ट को लेंगे तो ये लॉन्ग रन में आपकी कैसे मदद करेगा अपने उस टारगेट को अचीव करने में, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुली है। और आप इतना जान लीजिए कि योर इंटरेस्ट मैटर्स। आपको क्या पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है,
ये डिसीजन सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, आप किस सब्जेक्ट में स्पेशलिटी कर सकते हैं। बिकॉज आप 11th-12th में अगर ह्यूमैनिटीज़ एज अ बैकग्राउंड लेते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें भी आप उसी हिसाब के सब्जेक्ट्स लेंगे तो ही लॉन्ग रन में वो आपको हेल्प करेगा टेक्निकली। सो कोई सा भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो आप ह्यूमैनिटीज़ को परस्यू करने के बाद लॉ के फील्ड में जा सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज, स्टेट जो सिविल सर्विसेज वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट। सो डिसाइड आपको करना है कि कौन से करियर ऑप्शन में आपको जाना है, उस हिसाब से ही आपको अपना जो डिसीज़न है वो फाइनलाइज करना है। सो अब बात करते हैं कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, आपने ह्यूमैनिटीज़ किस गोल या किस मोटिव की वजह से लिया? मेरा प्री ओरिएंटेड गोल अगर आप देखें तो मैं सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड हूँ, और ह्यूमैनिटीज़ को एक वीक सब्जेक्ट कंसिडर करना या ऐसा कंसिडर करना कि ये एक टाइम टेकिंग सब्जेक्ट नहीं है या इसको तो कोई भी पढ़ सकता है, ये गलतफहमी वाली बात है। आपको एक सब्जेक्ट के वाइड एरिनास के बारे में सोचना है, आपको एक सब्जेक्ट के बारे में सोचना है कि उससे आपको क्या एक्सपर्टीज़ मिल सकती है। हो सकता है कल को आप किसी रिसर्च वर्क में जाएं, आप एक हिस्टोरियन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बने, हो सकता है आप किसी बुक के ऑथर बने। तो बहुत सारे वाइड एरिनास होते हैं एक सब्जेक्ट को करने के लिए, और आप बहुत से करियर ऑप्शंस परस्यू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका एक प्री ओरिएंटेड गोल हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो 10th से पहले मेरा भी प्री ओरिएंटेड गोल था कि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट बनूं या न्यूरोसर्जन बनूं, बट मैंने उसे चेंज किया। समय के साथ मैंने अपने आप में बदलाव देखे, मैंने देखा कि क्या है जो मुझे सच में इंटरेस्ट करता है। आपके गोल्स बदल सकते हैं, आपके एम्बिशंस बदल सकते हैं, बट एक ब्रॉड फ्रेमवर्क, एक टारगेट आपके मन में सेट होना चाहिए। तो ये एक आपके फिक्स डिसीजन आपको लेने में हेल्प करता है लॉन्ग रन में। सो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी स्ट्रीम में करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। ज़रूरी है तो आपका इंटरेस्ट, कि आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उस सब्जेक्ट को लेकर के। सो बेस्ट ऑफ लक आपको आपके फ्यूचर से, आप जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो आपको मिले जल्दी। और थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक